मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं सिद्दीक न्यूज़ में। दोस्तों, जिस दिन का वेट पूरा इंडिया कर रहा था वो दिन फाइनली कल पास हो चुका है और इसका जो परिणाम इंडिया वाले खोज रहे थे वो परिणाम इंडिया को नहीं मिला। इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? अगर डोमिनेशन की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में अगर सबसे ज़्यादा कोई टीम डोमिनेट कर रही थी तो वो इंडियन टीम थी। इंडियन टीम बाकी टीमों से बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन कर रही थी इस वर्ल्ड कप में, फिर भी इंडियन टीम फाइनल में हार गई। आखिर क्या कमी रही? हमारे साथ कुछ साथी हमारे हैं, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गलती रह गई। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने मेहमान से पूछते हैं। हमारे साथ हैं मेहमान पुष्पेंद्र जी, स्वराज जी, मोहसिन अकरम जी, सोनू जी। तो ये हमारे मेहमान हैं आज के। तो पहले हम बात करते हैं पुष्पेंद्र जी से, जो कि क्रिकेट इंथ्यूसिज्म इनके अंदर क्रिकेट का कीड़ा है। हथुआ में ये अच्छे लेवल से क्रिकेट खेल चुके हैं, लेदर बॉल से भी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अच्छा पुष्पेंद्र जी, अपना क्रिकेट का जर्नी बताइए, कैसे क्रिकेट का शौक हुआ आपको? देखिए, हम लोग तो काफ़ी पहले से ये कहें कि 90 के दशक से ही क्रिकेट खेलते आए हैं और यहाँ तक कि गोपेश्वर कॉलेज को भी हमने लीड किया। और उस वक्त हर गांव की एक टीम हुआ करती थी। मैं मनी छापर से बिलोंग करता था और वहाँ से खेलता था। और मेरे समझ से कि हम लोग इतना ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, बल्कि उसमें कई बार इंजोर्ड भी हुए हम लोग, मतलब काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। क्रिकेट आप खेले हैं तो क्रिकेट का पूरा आपका एक्सपीरियंस होगा, आप जानते होंगे कैसे क्या करना है। तो कल इंडिया टीम जो कि पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रही थी, तो कहाँ आपको लगता है कि इंडिया टीम चूक गई वर्ल्ड कप से? देखिए, कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गेम है कि एक पॉइंट को अगर आप ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, वहीं से मैच टर्न हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, वो क्या पॉइंट थी जो इंडिया अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाई? देखिए, 2 पॉइंट आया था। एक तो सबसे पहली बात ये आई थी कि जब फर्स्ट विकेट गिर चुका था, उसके बाद चाहिए था कि कोहली और रोहित शर्मा को थोड़ा सा समय दें, पिच पे रहें। चूँकि हम जानते थे कि लास्ट में पिच जो है वो काफ़ी गीली हो जाएगी, होश आएगा। तो इन दोनों को, चूँकि काफ़ी एक्सपीरियंस में थे और इन्फॉर्म भी थे, इन लोगों को कुछ देर और रुकना चाहिए था। दूसरी टर्निंग पॉइंट आई जब 40-42 रन के स्कोर पे 3 विकेट गिर गया था। उसके बाद हमारे बॉलरों में अटैकिंग पावर नहीं देखा गया। जो अटैकिंग पावर लोग देखते आए थे हम लोग अनदर मैचों में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पता ना अजीब, मतलब कि वो जुनून हमको लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी। जैसे आपने बात की कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब पहला विकेट गिरा तो इन लोगों को थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था, लेकिन इंडिया जो लगातार 10 मैचेस जीती तो उनका जो बिहेवियर रहा था 10 मैच में वो अटैकिंग ही रहा था। तो इंडिया उसी शैली से क्रिकेट खेल रही थी। फिर अगर फाइनल में वो शैली इंडिया बदलती और इंडिया हार जाती तो कहीं ना कहीं इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, ये बात सही है आपका कहना, लेकिन सवाल ये है कि हम फाइनल खेल रहे हैं। आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को हम बात करेंगे, उनकी बॉलिंग और फील्डिंग देखिए, बिल्कुल लग रहा था कि प्री प्लान करके वो लोग बॉलिंग और फील्डिंग कर रहे थे। एक भी कैच मिस कर पाना, एक भी फील्डिंग मिस कर पाना, इतने अच्छे से बाउंड्री बचा फील्डिंग में कहीं ना कहीं से 40-50 रन ऑस्ट्रेलियन से, बिल्कुल 50 रनों की शेप उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जब फाइनल मैच हम खेले जाते हैं, इंडियन टीम में अक्सर देखा जाता है कि फाइनल मैच जब होती है तो पता ना कैसे वो प्रेशर में आ जाते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया को अक्सर हमने इसके पहले भी देखा है, वो लोग बिल्कुल प्री प्लान करके खेलते हैं। कैसे, किस टीम से, एक एक प्लेयर पे सर्च करते हैं कि ये इसका वीक पॉइंट क्या है और उस तरह से वो खेलते हैं। तो मेरे समझ से जो भी हम लीग मैच खेलते आए हैं और फाइनल में, दोनों में प्लानिंग कुछ अलग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हमारे मोहसिन अकरम जी, क्रिकेट के एक्सपर्ट रह चुके हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट, काफ़ी अच्छे एनालिस्ट हैं। तो मोहसिन भाई, आप ये बताइए, तो टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बॉलिंग चूज़ की। हालांकि वर्ल्ड कप मैचेस में काफ़ी कम देखा जाता है कोई टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करे। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या ऐसा पिच को पढ़ लिया था जो इंडियन कैप्टन नहीं कर पाए थे? कहाँ चूक हो गई थी इंडियन कैप्टन से? ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने सबसे पहले उन्होंने सिचुएशन को यूटिलाइज किया। उनको पता था कि अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो वो पहले बैटिंग ही करेगी। अगर ये तो नेगेटिव अप्रोच हो गया। अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि आपको बॉलिंग करना है तो आपको बॉलिंग ही करना है, ये आपका एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया। उनको पता था कि रात में ड्यू फैक्टर होगा और जो इंडिया का जो मेन वेपन्स है वो है स्पिनर्स। ठीक है, अगर स्पिनर्स अगर नहीं चलता है तो फिर चेस बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उनको पता था, तो ये बातें तो इंडियन टीम को भी मालूम होगी कि ड्यू फैक्टर आएगा। और टॉस के समय रोहित शर्मा ने भी कहा था कि वो टॉस अगर जीतते तो बैटिंग करते। तो क्या उन्होंने बढ़िया पिच को एनालाइज नहीं किया? इंडिया का ये था कि उनका ये था कि अगर हमें टॉस जीत के 350 या 360 बना लेते हैं तो वहाँ से हम सेफ हो जाएंगे और हमारी बॉलिंग अच्छी चल रही है। पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉलिंग है बहुत अच्छी चल रही है। हमने 229 भी बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट।
हमने 229 भी इंग्लैंड का अगेंस्ट बनाया था, तो हमने 100 रन से जीता था, बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। तो ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम लोग खराब भी खेलते हैं, 270 कर भी लेते हैं, तब भी हम वहाँ से मैच जीत सकते हैं। हमारे पास बॉलिंग यूनिट अच्छी है, इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन क्या लिया। इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी ऑस्ट्रेलिया को हल्के में? शायद मेरे को लगा कि वो हैंग ओवर ज़्यादा हो गया था, 10 मैच जीतने का जो हैंग ओवर था ना, वो ज़्यादा हो गया था इंडिया टीम में, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद मतलब वो जो अपना जो नेचुरल जो गेम था वो भूल गया खेलना। वो 3 विकेट गिरा, प्रेशर में आ गया। ये ऑब्वियस था कि मतलब वहाँ पे स्लो खेलना था, लेकिन इतना भी स्लो नहीं खेलना था। इंडिया लगातार अटैक करती थी, लेकिन फाइनल में अगर बात करें श्रेयस अय्यर आउट होते हैं तो उसके बाद बाउंड्री लगने में 92 बॉल लगते हैं, फिर मेरे बाउंड्री के ख्याल बाद से- फिर 90 से ऊपर बॉल लगते हैं। मेरे तो ये ख्याल जो से 100-200 अय्यर बॉल का आउट होने के बाद मेरे ख्याल अंतर से था। पूरे इनिंग्स में 4 या 5 बाउंड्री लगी होगी। इतना भी स्लो नहीं होना था, रनर बॉल एटलीस्ट रनर बॉल खेलना था, 5 रन 4 रन आना था बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड चलाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, बहुत इंडिया ज़्यादा। रोहित मैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट विकेट गिल का, तो उसके बाद अगर थोड़ी सी रोहित शर्मा और कोहली अगर थोड़ा सा 2-4-5 ओवर और अगर रुके रहते तो शायद हो सकता था फिगर कुछ और रहता है। रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी ये थी कि 30 ओवर या 40 ओवर के बाद पिच थोड़ी वो ड्राई हो जाएगी, मतलब थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो बॉलरों को वहाँ से रिवर्स स्विंग मिलना चालू हो जाता है। वहाँ से तीनों सोचा कि जल्दी से जितना रन है अभी बना लो, ताकि बाद में वो स्लो डाउन भी हो तो मतलब वो मेंटेन हो जाएगा स्कोर। सही बात। इस वजह से उन्होंने तेज खेला, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसने मैक्सवेल ने फंसा लिया, उसमें फ्लाइट डाल के बॉल में वो फंसा दिया। सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि हम जो लास्ट के 60 और 70 बॉल में हम जयसूर्या को लेते हैं, तो जयसूर्या अचानक फेल हो गया। जयसूर्या का भी नहीं खेल पाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उस पर उम्मीद रहती है कि आखिर तेजी से 50-60 रन बना सकता है। अच्छा, आपका सूर्य कुमार यादव का जो स्ट्रेटेजी था, उन्होंने लास्ट समय में बॉलर आपके सामने कुलदीप यादव जिनसे हिटिंग होती नहीं है, उनको वो सिंगल दे के स्ट्राइक पे दे रहे थे। मेरे इस पे ख्याल आपका से क्या रोहित शर्मा ने एक गलती कर दी। रविंद्र जडेजा से पहले जब आप एक बैट्समैन को खिला रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करना है आपको। रविंद्र जडेजा तो ऑलराउंडर है, वो तो मतलब बैट्समैन बॉलर दोनों है, मतलब बॉलर ज़्यादा बैट्समैन कम है, उनका मतलब रोल ये होता है। तो जब आप एक बैट्समैन एक बॉलर को छोड़कर एक बैट्समैन को खिलाते हैं तो आपको उनको यूटिलाइज करना है। हालांकि उनको काफ़ी बॉल मिली थी खेलने के लिए, वो उतर नहीं पाए, शायद अधिकतर प्रेशर ले लिया था। और ये भी हमको क्रेडिट देना होगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर को, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, स्लोअर बाउंसर की, स्लोअर डाली, मतलब लेंथ लाइन काफ़ी अच्छा था। सबसे बड़ी फील्डिंग बहुत अच्छी, हाँ, फील्डिंग में मेरे ख्याल से 60-70 रन फील्डिंग में उन्होंने बचाया। उच्च क्वालिटी की फील्डिंग की उसने। मतलब उन्होंने पूरा 100% एफर्ट दिया, ऑस्ट्रेलियन 100% दी, हम उतना एफर्ट नहीं दे पाए। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में हमने डोमिनेट किया, हमने 1 साइडेड मैचेस जीता पूरे टूर्नामेंट में। हमको कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हम फाइनल में जाके हार जाएंगे, इस तरह से हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम को भारत ने लीग में भी हरा दिया, लीग में भी हरा दिया था। लेकिन वो क्या हो गया, हम सेम स्ट्रेटेजी के साथ हम चले गए। होता ये है कि अब एक आध मैच आप हारते हैं ना, तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। हम सेम स्ट्रेटेजी के पे चलते रहे और वो लोग गेम प्लान के साथ आए हुए थे, यानी आपका पूरे प्लानिंग के साथ आए हुए थे। वही मैं बता रहा था कि फाइनल का मैच और लीग मैच दोनों में अंतर होता है। दोनों में डिफरेंस आप होता है। देखिएगा कभी भी ऑस्ट्रेलिया खेलती है, जितनी 6 जीती है उन्होंने कप, हर मैच में मुझे जहाँ तक याद है कि हर मैच में हर एंट्री प्लेयर के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाई है। स्ट्रेटेजी अलग बनाई है। कौन बैट्समैन का क्या पॉइंट कमजोर है, कहाँ उसको बॉल देनी है, कहाँ वो बैट कर सकता है, वहाँ फील्डिंग लगानी है, तो वो एक प्लान के तहत करते हैं। जबकि इंडिया जैसे लीग मैच खेलते आई वैसे ही खेलने वैसे ही खेलती, यही थोड़ा हम लोग ज़्यादा कैजुअल हो गए हम लोग। क्या आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मेरे को ये लगता है। हार जाती एक मैच तो क्या लगता है फाइनल हाँ, स्ट्रेटेजी चेंज होती है, थोड़ा हम लोग ज़्यादा प्लानिंग के साथ आते हैं, हम लोग ज़्यादा प्लानिंग के साथ मैदान मुड़ते इंडिया सेम करते स्ट्रेटेजी के हैं, साथ वो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। अच्छा सोनू भाई, आपसे पूछते हैं कि इंडिया, क्या आपको लगता है कि 1,30,000 की जो आबादी थी स्टेडियम में, उनके प्रेशर में आके इंडिया ने बहुत सारी गलतियां कर दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने प्रेशर में आके गलतियाँ की। जैसा कि सर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से प्री प्लानिंग के तहत आई थी, किस बैट्समैन के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस बॉलर के साथ कैसा व्यवहार करना है, और सबसे बड़ी बात आप उनकी फील्डिंग की सजावट देखिएगा। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि आमतौर पर जब कोई पेसर आता है तो उसके लिए या तो फाइन लेग बाउंड्री पे होता है या फिर थर्ड मैन होता है, लेकिन उन्होंने उसको अंदर रखा और जानबूझकर मिड विकेट या मिड ऑन में फंसाने की कोशिश की। खासतौर हेजलवुड को आपने देखा होगा, स्लोअर बाउंसर करते हुए और अंत में फंसा लिया सूर्य कुमार यादव। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि हर बल्लेबाज के साथ उनकी अलग अलग रणनीति थी। हालांकि टीम इंडिया के पास भी थी ऐसी रणनीति, आप चाहे वार्नर को ले लो, मैक्सवेल को ले लो या फिर ट्रेविस हेड को, उनके लिए अश्विन कारगर हथियार होते। हमारे पास भी ऐसा था, लेकिन हमने वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा। ये दबाव कुछ नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी इंडिया लक पे ज्यादा ध्यान दे दिया कि छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं लक खराब ना हो जाए। इन्होंने भविष्य की बातें सोच ली, अगर कुछ हो जाए तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन आपने देखा होगा हर बार वार्नर को फंसाया अश्विन ने, हर बार स्मिथ को फंसाया है। लेफ्ट हैंडर के लिए तो थोड़ा बहुत परेशानी का सबब बनबे करते हैं, तो इस बात का ध्यान था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। यानी आपके हिसाब से अश्विन को टीम में मस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए था, अश्विन को टीम में किसके जगह पे होना चाहिए था उनको? मुझे लगता है कि कुलदीप की जगह पे होना चाहिए, कुलदीप यादव। इससे बैटिंग की गहराई भी थोड़ी बढ़ जाती, आपके पास जो मजबूत हथियार थे हो जाए। अच्छा, सूर्य कुमार यादव की बात करें तो लगातार वनडे में अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार वो निराश करते आए हैं।
फिर भी सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया, तो क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई वाले को ज़्यादा पक्षपाती करके खिला रहे हैं सूर्य कुमार यादव नहीं, ये बात नहीं है। हमारे पास शायद उससे बेहतर नहीं था, उससे बेहतर प्लेयर थे, इनको ज़्यादा चांस मिला है, लेकिन एक ही मैच में उन्होंने बल्लेबाज डोमिनेट के किया। तौर पे हमारे पास अब कौन बच जाते हैं? हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर हैं, तो मुख्य बल्लेबाज थे, इसलिए उनको खिलाया गया। हालांकि उनको थोड़ा पहले भेजना चाहिए था, जडेजा के पहले भेजना चाहिए था, लेकिन ये कहना कि मुंबई के हैं, कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के, ये गलत बात है। ये हम इससे समझ नहीं। कहाँ किस स्ट्रेटेजी की कमी लगी कि इंडिया अचानक से, मतलब एकदम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से ऐसा लगा कि दबाव में आके वो ढल गई? क्या लगा आपको? थोड़ी सी मैनेजमेंट की चूक रही है बैटिंग ऑर्डर को लेकर। फिर से आपने देखा बाद में जब गेंदबाजी हुई तो आमतौर पे बुमराह और सिराज शुरुआत करते थे, तो आपने देखा होगा कि हर टीमों को दबाव में डाला है। कोई एक मैच है जो हमें याद नहीं आ रहा है, पावर प्ले में विकेट नहीं मिला है किसी टीम के खिलाफ। बाकी मैचों में इन्होंने पावर प्ले में दबाव बनाया है और उस दबाव पर आकर शमी ने विकेट लिया है। तो हमें लगता था कि एक जो मनोवैज्ञानिक डर था ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि बुमराह है, सिराज है, शमी है, शमी बहुत खतरनाक है, तो जब शामी का ओवर उन्होंने 2-3 ओवर बढ़िया से खेल लिया तो ये मनोवैज्ञानिक जो दबाव था वो थोड़ा बहुत कम हो गया। यही कारण है कि सिराज बाद में सफल नहीं हुआ। अच्छा, आमतौर पे हम लोग देखें कि हर मैचों में ओपनिंग बुमराह ने किया और सिराज ने उनका साथ दिया, लेकिन फाइनल में मोहम्मद शामी को बुमराह के बाद लाना, शामी ने हालांकि नया बॉल हैंडल नहीं किया था इस वर्ल्ड कप में, तो उनको लाना और वाइड बॉल फेंकना शामी का, 5 रन वाइड में जाना, तो क्या लगता है ये चीज़ खटक गई शुरू में? रन ज़्यादा लाइन लेंथ की बात है। हालांकि कहा जाता है, शमी अहमद को माना भी जाता है कि नई गेंद होती है और उसका सीम जो होता है क्या बोलते हैं, तगड़ा होता है, सीम पोजीशन तगड़ा होता है। तो उस स्थिति में विश्व के सबसे, लेकिन शामी ने नया बॉल अभी तक संभाला नहीं था। हम कह रहे हैं रोहित शर्मा ने शायद यही सोच लिया कि जितना जल्दी हम शमी को लाएंगे विकेट मिल जाएगा। विकेट मिला, हालांकि इसके लिए शमी तैयार नहीं थे, ये बात उनको मानना पड़ेगा कि शमी इसके लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, स्वराज भाई हमारे साथ है, स्वराज भाई जो कि क्रिकेट के काफ़ी बड़े फैन हैं। स्वराज भाई, आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की क्या स्ट्रेटेजी थी जो इंडिया पे भारी पड़ गई? देखिए, आप लोगों ने मैच देखा और पूरा टूर्नामेंट देखा था, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया उसी दिन वर्ल्ड कप जीत गई थी जिस दिन अफगानिस्तान से जीती थी मैच। हम नोटिस किया आपने, उसी दिन जीत गई थी, अकेले मैक्सवेल मार के जिता दिया था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर वहाँ मैक्सवेल ने जिताया था, फिर अगला मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन सेमीफाइनल में अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का हालत ख़राब कर दिया था। नहीं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कोई भी घायल जो होता है ना, वो अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करके लाता है दोबारा लड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया एक बार उसको हरा चुकी थी। तो जो घायल शेर होता है ना, वो बहुत भयंकर होता है। लेकिन हमारी इंडिया कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वहाँ जीतने के बाद, अफगानिस्तान से जीतने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि हम वहाँ जीत सकते हैं। इतनी अच्छी स्पिन बॉलर के बॉलिंग के अटैक में, तो इंडिया तो फिर भी इतनी अटैक नहीं थी। हमारा स्पिनर उनके बराबर देखा है तो नहीं है, हमारा स्पिनर उनके ज़्यादा खतरा है। जब वहाँ वो लोग निकाल सकते हैं मैच, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंस से डबल लेकर आ गए वो लोग। और हमारा इंडिया कंटिन्यू जीतते आया ना, तो वो सोचे क्या ये भी जीत ही लेंगे, क्योंकि इजी ले लिया। हाँ, इजी ले लिया उसको फिर से, क्योंकि एक बार उसको हराया तो सोचे फिर से हरा दिया जाएगा। लेकिन गलत है, हम इतिहास से नहीं सीखे। इतिहास में भी जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो पहले युद्ध वो हार गया था, लेकिन दोबारा आया तो दोबारा उसने उसको पटक दिया। यानी आपका मानना है कि अगर इंडिया भी लीग वगैरह में हार जाती है, कोई मैच हार जाती तो वो ज़्यादा डोमिनेंट? हाँ, अगर इंडिया एक भी लीग मैच में अगर एक भी मैच हार जाती तो कुछ सीखती, या तो कुछ ना कुछ प्लेयर में चेंज करती है, या तो बॉलर को बैठा के ऑलराउंडर को लेती, या ऑलराउंडर के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाती। क्या हार्दिक पांड्या का कमी खला? हाँ, बिल्कुल खला, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या आपको कुछ नहीं तो मुझे विकेट निकाल के देते हैं। अगर लास्ट में आपको अगर रन चाहिए होंगे, जैसे सूर्य कुमार यादव से हमको बहुत उम्मीद थी कि वो, हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री है वो भाई, उसको लास्ट में 5 ओवर मिल जाए तो 50-40 ठोक देगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन अगर उसकी हार्दिक पांड्या होता तो वो बल्ले से तो कुछ रन करते, लेकिन वो आपके बैटिंग में भी कुछ ना कुछ करते जाते। अच्छा, जहाँ बात करें इंडिया की बैटिंग की, तो रोहित शर्मा हो गए या शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, ये लोग कैसे, मतलब स्लोअर पिच पे काफ़ी अच्छा खेलते हैं। जब इंडिया को मालूम था कि पिच ड्राई है, स्लो होने वाली है, तो शुरू में अटैकिंग करना क्या ये सही स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि अगर रुक जाते रोहित शर्मा तो पिच कितनी भी स्लो हो, रोहित शर्मा बॉल को वेट करके अच्छे मार सकते थे, बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। तो क्या शुरू में ये स्ट्रेटेजी अपनाना कि शुरू में स्कोर करना, शुरू में हिट करना, ये सही थी इंडिया के लिए? रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में एक ही स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई कि हम जाएंगे और मार तोड़ के आ जाएंगे, और वही किया, हुआ भी वही था। अगर आप रोहित शर्मा की विकेट तक देखेंगे तो हमारा जो रन रेट था वो 8 के ऊपर था, किया भी उन्होंने अपना वही काम। लेकिन जो उनकी जो कैच आउट हुए थे वो बेस्ट फील्डिंग की वजह से आउट हुआ मैच वहाँ आधा हमारे हाथ से निकल गया, जो बेस्ट फील्डिंग करके उन्होंने कैच ली थी रोहित शर्मा की।
थी, वो बहुत मुश्किल कैच थी यहाँ। रोहित शर्मा अपनी गलती से आउट नहीं, तो फील्डिंग बेटर थी, मे बी बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उसको मिला है इसीलिए। तो रोहित शर्मा का अपनी जगह गलत नहीं थी, उनका अटैकिंग लेकिन इससे पहले भी देखा जाए 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद हो तो न्यूजीलैंड कुछ इसी तरीके की क्रिकेट खेल रही थी। शुरू में ब्रेंडन मैकलम आके रोहित शर्मा जैसे ही क्रिकेट खेल रहे थे, और फिर न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ फाइनल में वो तो आपको मालूम था। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसे ही डोमिनेट किया था सेम तरीके से। तो क्या आपको लगता था कि इंडिया को भी वैसे ही कुछ करना चाहिए था, उस मैच से सीख लेना चाहिए था 2015 के वर्ल्ड कप से? सीख लेने की तो हम कहते हैं इतिहास से सीखा जाता है, यानी पीछे से कुछ लेकर ही सीखा जाता है। वो इंडिया जब एक उस पे पहुंच गई थी स्पीड पे कि हम जीते हुए आए हैं, तो बोले नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता कॉन्फिडेंस, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। उनको पीछे का कुछ नहीं दिखाई देता। हम बोलते हैं कि अगर 10 कमियां अगर हैं, अगर हम मैच जीत जाते हैं तो 10 कमियां हम लोग को नहीं दिखाई देगी। हम लोग क्या दिखाई देता है, सिर्फ मैच विन किए हैं भाई, लेकिन वो कमियां पीछे की नहीं दिखाई दी। वही इन लोगों ने मैच जीतते जीतते जीते वो कमियों को सारा दबाते चले गए, जो कि किसी को नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में आप जितने भी उन्होंने फाइनल जीते हैं, जितने भी, अरे हम भी तो एशिया जीत के आए हैं, लेकिन एशिया में भी जीते आप, तो भी आप देखिए कि फाइनल की आपकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। ये अलग बात है कि सिराज चले तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से जीते, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात करिएगा तो हमने देखा है, हमने एनालिसिस किया है कि हर फाइनल में उनकी अलग स्ट्रेटजी होती है और प्री प्लान करके वो खेलते हैं कि किस प्लेयर के साथ कैसे खेलना है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग करके इंडिया को चौंका दिया? हाँ, वहीं मेंटली गेम हार गई थी। नहीं, देखिए ये नहीं आप कह सकते कि टॉस जीत के और बॉलिंग लेके चौंका दिया, या फिर अगर ऐसी बात थी तो रोहित क्यों बोला कि हम बैटिंग करेंगे? रोहित ने भी तो बोला कि हम बैटिंग करेंगे। सवाल वो नहीं पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि मेरे समझ से मैंने 2 टर्निंग पॉइंट आपको बताया, और सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि इंडिया के लिए हर बैट्समैन हर बॉलर के लिए कोई प्री प्लान नहीं था, और ये लोग जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के फील्डर जिस तरह से रनों को बचाए, कैच पकड़े, उस तरह से इंडिया में उस चीज़ की कमी काफ़ी दिखी। मेरे समझ से वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत थी और ज़्यादा अटैकिंग होने की। अच्छा, आपने जैसे कहा रोहित शर्मा भी पहले बैटिंग करते हैं, तो रोहित शर्मा को भी लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले टॉस जीतता है तो वो बैटिंग करता है, तो बैटिंग ना करके बॉलिंग करके कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने साइकोलॉजिकल दबाव कहीं दे दिया रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा सोचते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया, क्या इस दबाव में आ गई इंडिया? नहीं, देखिए दबाव की बात है, जैसे स्वराज जी ने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की भी शिकार हुई, चूँकि इनको लगता था कि हमारे स्पिनर तो चल ही रहे हैं, जडेजा भी अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप भी अच्छा कर रहे हैं, मिडिल ओवर में आकर के शमी भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगा कि अगर हम 300 के आसपास 300 प्लस कुछ स्कोर कर देते हैं तो हमारे स्पिनर मैच को सेव कर लेंगे, रन को बचा लेंगे। तो उनकी इस बात की थी, चूँकि पहले से करते आए हैं और वैसा ही होता आया है, और ये लोग काफ़ी 10-15 ओवर में काफ़ी अटैकिंग कर करके काफ़ी 4-5 विकेट निकाल करके जैसे कि मैच पे अपना कब्जा कर लेते थे। तो मेरे समझ से रोहित शर्मा की यही थी, दिमाग में चल रहा था कि हमारे बॉलर, हमारे स्पिनर, हमारे सीम जो है शमी, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हम 300 के आसपास स्कोर टांग देते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा मोहसिन जी, मोहसिन जी आपने इंडिया के बॉलिंग की बात करें तो सेमीफाइनल में इंडिया ने 300 साढ़े 300 के आसपास स्कोर किया, और वो मैच में न्यूजीलैंड भी 300 के आसपास 300 के ऊपर स्कोर करती है, और उस मैच में कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग कुछ ना कुछ एक्सपोज हुई। उन्होंने जडेजा को आराम से खेला, कुलदीप को खेला, सिराज को खेला, तो क्या आपको लगता था इंडिया को वहाँ से कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे? क्या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाना चाहिए थे, क्योंकि वो मैच काफ़ी क्लोज था? नहीं, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना सही था, क्योंकि अगर हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ 6-4 करते तब हार जाते तो और ज़्यादा उन पर आरोप लगता कैप्टन पे। लेकिन आप सेमीफाइनल में तो इंडियन जैसे वानखेड़े में अगर आप मैच खेलते हैं तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर 360-70 बनाते हैं, 325-26 पे आप डिफेंड कर देते हैं, तो मतलब कि आपकी बॉलिंग बुरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वानखेड़े की जो ग्राउंड है बहुत छोटी है और बैटिंग ट्रैक है, फ्लैट ट्रैक है, तो वहाँ पे रन रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, एक पार्टनरशिप जरूर हुई थी वहाँ पे मिचेल और विलियमसन के बाद, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी उस मैच में हमारी। अच्छा, एक और चीज़ पर नज़र डाला जाए, स्पिनर्स ने अच्छी कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में। थोड़ी मेंटलिटी पे नज़र डाला जाए, आखिर क्या वजह है इंडिया जो कि हर आईसीसी इवेंट में डोमिनेट करती है? फर्स्ट फेवरेट इंडिया को ही माना जाता है, इंडिया लगातार अच्छी खेलती भी है। अगर 15 का वर्ल्ड कप देखा जाए इंडिया ने अच्छा खेला था, 19 का देखा जाए इंडिया ने अच्छा खेला था, T20 वर्ल्ड कप अच्छा खेला था, तो सेमीफाइनल्स अगर बात करें 28 मैचों इंडिया ने 28 मैचेस इंडिया ने खेला है वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट में, 4 नॉकआउट मैच हारे हैं सेमीफाइनल फाइनल्स में। तो क्या हो जाता है इंडिया को नॉकआउट? मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा प्रेशर इस वजह से आता है कि आपको जैसे पता होगा कि इंडिया का जो पहला गेम है क्रिकेट, मतलब सबसे ज़्यादा किसी गेम का क्रेज है तो क्रिकेट का। अब 150 करोड़ लोग एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद क्या बोलते हैं ग्राउंड में
1,30,000 लोगों का, ठीक। इस वजह से हमारे प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है और इस वजह से हम लोग नॉकआउट मैच हारते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, और दूसरे कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है हम लोग नॉकआउट मैचेस के लिए। आपको पहले से स्ट्रेटेजी बनाना, आप जैसे लीग मैच आप जीतते आ रहे हैं तो उसी स्ट्रेटेजी पे आपको नहीं चलना पड़ेगा। आपको नॉकआउट मैच के लिए आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको कि भाई हमको जीतना है तो जीतना है हर हाल में। क्या कैप्टेंसी मैटर करती है? क्योंकि अगर देखा जाए नॉकआउट मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी जो कि सबसे सफल रहे हैं, तो क्या कैप्टेंसी मैटर करती है? महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत कूल कैप्टन थे, बहुत सोचते थे, उनको क्रिकेट का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा था। शायद बाकी कप्तानों में वो चीज़ नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जो हमारे विराट कोहली थे बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन वो जल्दी पैनिक हो जाते थे, इस वजह से ये लोग सफल नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर जो थे वो बहुत ही मानता बल्लेबाज थे, वो सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो था कि वो पैनिक हो जाते थे। इस वजह से जब कैप्टन जब पैनिक हो जाएगा ना, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से धोनी लास्ट मोमेंट तक वो मैच को पकड़े रहते थे, बस वो चांस खोजते थे कि कहाँ से हमको मैच निकालना। वो गेम में रहते थे और फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहते थे, क्योंकि वो कहाँ से कैसे चांस लेना है उनको, बस यानी कैप्टन ये डिफरेंस आ जा रहा है धोनी में और बाकी लीडर्स में। कैप्टेंसी की कमी खल रही है। हाँ, कैप्टनसी की तो कमी। धोनी था, धोनी जैसा ना कोई आया ना, मतलब ये तो नहीं बता सकता कोई आएगा, लेकिन फिलहाल तो धोनी जैसा कोई नहीं आया। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था धोनी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी। कहाँ डोमिनेट कर ली इंडिया से? ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में बात ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली उनका जो कल्चर है ना, स्पोर्टिंग कल्चर बहुत अच्छा है। वो लोग माइंड गेम ज़्यादा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, माइंड वाले। देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है ना जहाँ माइंड गेम 70% कार्य करता है, 30% स्किल्स कार्य करता है। तो उनको पता था कि हमको कैसे मारना है, 1.5 लाख क्राउड है, उनमें इनको कैसे नर्वस करना है, कहाँ इनको मारना है, उस चीज़ों को इन्होंने यूटिलाइज किया, उनको मोटिवेशन मिला। बल्कि हम लोग बोल रहे हैं कि 1.5 लाख जो क्राउड आई थी उसकी वजह से वो प्रेशर में आ गया, नहीं, उनको वो चीज़ यूटिलाइज करके खुद से मोटिवेट हुए वो लोग, उस चीज़ का उन्होंने फायदा उठाया। उलट में वो लोग इंडिया टीम पे प्रेशर डाल दी उन्होंने, कैप्टन पैट कमिंस बोला इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर इसलिए था कि प्राइम मिनिस्टर उनके सपोर्ट मोदी बस उनको शांत करना है। उसका इंटरव्यू भी था मैच से पहले। अच्छा, इस बात को अगर देखा जाए सोनू भाई, कि पैट कमिंस ने पहले ही बोल दिया था कि इंडियन क्राउड पूरे एक तरफा सपोर्ट करेगी, लेकिन उनको खामोश करने में मजा आएगा, एक चैलेंज है। तो इससे ऑस्ट्रेलियन मेंटलिटी का क्या? यही चीज उनके अंदर और घाव कर लिया कि 1,30,000 की जनसंख्या या दर्शकों की संख्या उनके खिलाफ है, वो मैदान से बाहर और 11 है मैदान के अंदर। यही चीज इनको और मोटिवेट कर गया कुछ अच्छा करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में ही अपना दिखा दिया था कि हम कैसे क्रिकेट खेलने वाले हैं। पहले ही बॉल में एज लग के चौका चली जाती है, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड 2 चौका मारते हैं बुमराह को, फिर अगले ओवर में सामी आउट करते हैं। सॉरी, जब हमने 3 विकेट गिरा दी थी तो हमको फास्ट बॉलर को हराना नहीं चाहिए था, वो पिक पे थे, तो हमने तुरंत अर्ली ऑन स्पिनर्स को ला दिया। और जब स्पिनर्स आए तो अगर 1-2 ओवर अच्छा नहीं था तो उनको हरा देना चाहिए था, क्योंकि बॉल स्किड हो रही थी। स्किड होने का मतलब बॉल बैट पे आ रही थी, वहाँ से मैच खुल गया, ओपन हो गया वहाँ से मैच। जो प्रेशर हमने बनाया था वो खो दिया। फिर वहाँ से 2 ओवर और आप 4 ओवर करा सकते थे, क्योंकि हमारे पास लक्ष्य बहुत कम था। ऐसा नहीं है कि आप सिराज को 4-5 ओवर तो करा ही सकते थे। तो था ही। शायद यूजलेस चले गया मेरे ख्याल से। स्पिनर और एक सिराज को लेकर आप खेल सकते थे, बिल्कुल। लगातार 2 स्पिनर लगा दिया, जबकि उनकी बॉल टर्न नहीं करी थी, सिवाय जडेजा का एक आध बॉल टर्न किया। शायद रोहित ने ये सोचा होगा कि शायद ड्यू फैक्टर होगा तो बॉल ग्रिप नहीं होगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से डिसीजन सही नहीं था। ड्यू फैक्टर आया नहीं था, जो बॉल पिक पे स्कोर आपके पास कम था, आपको विकेट लेना था। ऐसा नहीं कि आप 50 ओवर खेल कर हरा सकते थे, आपको वहाँ पे विकेट लेना था। जो हमारे बॉल पिक पे थे उनको लगातार बॉलिंग कराना चाहिए था, वो चुक हो गई कप्तानी में मेरे ख्याल से। रोहित की यही सोच थोड़ी सी खल रही कि ड्यू फैक्टर होगा, स्पिनर बाद में काम नहीं कर पाएंगे जो करना चाहिए था, जो करना चाहिए मैच में स्पिनरों को नहीं कर पाएंगे ड्यू के चलते, इसलिए उन्होंने दोनों छोर से करा दिया। जबकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि लबुसैन बहुत बढ़िया स्पिन खेल लेते हैं, ये भूल गए, ये गलती कर गए, यहाँ पर लगातार नहीं कराना चाहिए था दोनों एंगल से। ऑस्ट्रेलिया की मेंटलिटी की बात करें तो 1,30,000 क्राउड पूरे इंडिया के लिए चीयर कर रही थी। वार्नर उनका मेन बल्लेबाज आउट, मिचेल मार्श आते हैं, वो भी दबाव में नहीं आते, वो भी लगातार मारने की कोशिश करते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। इंडियन बॉलर लगातार फायरी बॉलिंग कर रहे थे, आग फेंक रहे थे, और हेड बहुत कम मार्जिन से बचे आउट होने से। सामी हो, बुमराह हो, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में हेड और मानस लबुसैन जैसे उन्होंने खेला तो उनका मेंटलिटी बताती है, अगर कोई और टीम होता उनकी जगह तो वो तुरंत कोलैप्स कर जाता है। तो ये मेंटलिटी ऑस्ट्रेलिया कैसे लाती है आपके अंदर? थोड़ा सा हमको ध्यान में ये बता कि लक्ष्य बहुत बड़ा है नहीं। अगर हम एक पार्टनरशिप यहाँ बिल्ड करते हैं, पार्टनरशिप कर देते हैं, तो बाद में मैक्सवेल हैं, इंग्लिश हैं, पैट कमिंस भी बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो उन्होंने लक्ष्य को देखा, कुछ समय बिताने चाहा, जैसा कि शुरुआत में रोहित शर्मा को ये काम करना चाहिए था, वो नहीं किए। और इन्होंने यही सोचा कि अगर हम 10-15 ओवर बढ़िया से निकाल देते, छोटा ही पार्टनरशिप कर देते, कुछ समय बिता लेते हैं, तो बाद में थोड़ी बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। क्या लगता है कि जो इंडियन दर्शक हैं, जो कि काफ़ी ओवर रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं ये इंडियन टीम के जो दर्शक है, सपोर्टर हैं, वो हमारे टीम को कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर दे के हमारे खिलाड़ियों को दबाव में डालते हैं? आपको क्या लगता है इसका? हाँ, यही होता है कि ज़्यादा उम्मीदें भार हो जाती हैं। यही होता है कि ये दबाव ऑस्ट्रेलिया पर ना पड़ के भारत पर ही पड़ा।
तो इतनी उम्मीदें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गए हैं तो एक खेल प्रेमी के तौर पे गए हैं वहाँ पर, तो आप खेल का आनंद लीजिए, जीत हार लगे रहती है। अच्छा, ये लगातार जो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट फैंस है इंडिया के, अगर इंडिया अच्छा खेलती है तो वो सर पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन एक मैच भी खराब हो जाता है तो उनको गाली देना, उनको फैमिली वाले को टारगेट करना, इस मेंटलिटी के बारे में क्या कहना है? ये ठीक नहीं है। क्या इसकी वजह से इंडिया ऐसा नॉकआउट आप में सामान्य जीवन में ले लीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो हरदम जीता है। आप खुद से उदाहरण ले लीजिए, आपने 10 काम ऐसे किए हैं और 10 में आप सफल हुए, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप 10 में सफल नहीं हुए। कोई एक काम है जिसमें आप फेल हुए हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, और यही आपको सोचना चाहिए कि भारत हरदम जीत नहीं सकता, इस धरती पर कोई अपराजय नहीं है। स्वराज भाई, आपसे पूछा जाए कि आपने क्या अंदाजा लगाया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल में जाएगी? क्या आपको टॉप 2 टीम, मजबूत टीम में यही लग रही थी या कोई और मजबूत टीम थी इनसे? अगर टूर्नामेंट में पूरा देखता हुआ आ रहा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद तो नहीं थी। हमको लग रहा था शायद साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड आकर या फिर न्यूजीलैंड, ये तीनों में से एक आएगी और फाइनल में इंडिया से लड़ेगी। लेकिन जब मैंने बोला ना वही मैच देखा अफगानिस्तान वाला, तो उस दिन हमको दिखाई दिया तो भाई ये तो बैक कम आने वाली है, तो बिल्कुल रिटर्न मार लिया इसने तो मैच पूरा हाथ में, और यहाँ से एक भी मैच नहीं हारी वो। मतलब रिटर्न इतना तेज मारा उसने, एक भी मैच नहीं हारी, और इंडिया उसके ऊपर गौर नहीं कर रही थी। आपने क्या अंदाजा लगाया था कौन सी टीमें टॉप पे होंगी? मुझे तो जिस तरह से खेल आ रही थी, मुझे पूरी तरह कॉन्फिडेंस था। मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका फाइनल आएगा, लेकिन अब साउथ अफ्रीका अचानक से ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग उनकी इतनी कमज़ोर हो गई, तो अब क्या कहेंगे, खेल है। मतलब मुझे उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका का इंडिया से मैच। आपने क्या प्रेडिक्ट किया था, कौन सी टीमें? मैं प्रेडिक्ट किया था कि शायद इंडिया और इंग्लैंड जाएगी, लेकिन इंग्लैंड का तो बहुत ही बेकार टूर्नामेंट रहा। टूर्नामेंट से पहले तो जितने भी जो क्रिकेट के पंडित थे वो सब इंडिया और इंग्लैंड को मतलब फेवरेट मान रहे थे। इंग्लैंड और इंडिया को सबसे ज़्यादा फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड का बैच बॉलिंग पूरा डिजास्टर रहा। बाद के खेलों में फिर हाँ, बाद में इंग्लैंड का बैच बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने जब कम बैक किया तो मुझे लग गया था कि शायद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाएगा। मेरे को लग गया था क्योंकि जब ये कम बैक कर जाते हैं ऑस्ट्रेलियन, तो फिर इनको रुकना बहुत मुश्किल होता है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, तो साउथ अफ्रीका अगर आती तो इंडिया उनको फंसा देती मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको फाइनल और सेमीफाइनल खेलने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं। इंडिया कहीं ना कहीं उनको मार देती, कहीं ना कहीं जगह पर उनको मार देती, लेकिन ये इनको फाइनल नॉकआउट मैच खेलने का जो प्लानिंग है बहुत जबरदस्त है। उनको पता है कि कहाँ मारना है इनको। जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल आई तो मेरे को लगा था कि ये तो टफ टाइम देंगे इंडिया को, मेरे को लग गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इंडिया इतना वन साइडेड मैच हार जाएगी। ये मेरे को इतना। अच्छा सोनू भाई, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था, कौन सी टीमें आपके हिसाब से टॉप में थी? मेरे हिसाब से तो फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फेवरेट थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। भारत के से जब सेमीफाइनल भिड़ना था तो ध्यान में पिछला रिकॉर्ड आ गया, तो मन में यही था, और जिस तरह परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड ने तो भरोसा भी था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? इंडिया काफी उदास लग रही है। नहीं, उदास नहीं। इंडियन टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप 9 मैच जीते हैं, ये अलग बात है कि हम लोग केवल फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ये परंपरा रही है मनुष्य की कि वो फाइनल रिजल्ट देखता है, उसके पीछे मेहनत और संघर्ष नहीं देखता है, उसको बस रिजल्ट से मतलब होता है। रिजल्ट आए तो ठीक है, रिजल्ट नहीं आए तो खराब है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। भारत ने अच्छा खेला, एक चूक हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहना चाहेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला, चाहे उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो, या फिर उनकी रणनीति हो, सब में वो बढ़िया है। आप इंडिया को क्या कहना चाहेंगे नसीब भाई? इंडिया को ये कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, हार जीत का खेल होता है। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने कंटिन्यू अनबीटन 10 मैच जीता हमने। ये मेरे को लगता है कि इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। हमने जो आईसीसी जीता भी है, इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था। हमने 11 का जो वर्ल्ड कप जीता था, तो इस लेवल का हमने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। हाँ, 11 मैच खेलते हैं तो हो सकता है कि एक दिन आपका बुरा हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा संभव है कि एक दिन बुरा हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हम ये फाइनल में आ गया हमारा, तो हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा खेला, हमारी टीम ने बहुत सारा मैचेज हमने डोमिनेट किया। ऐसा नहीं है कि किसी के लक के भरोसे हम डिपेंड थे, हमने पूरा डोमिनेट किया, हमने खेल के हमने फाइनल किया। स्वराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया टीम को? वही पूरा टूर्नामेंट खुशी थी, उन्होंने एक भी मैच नहीं हारे तो खुशी ही थी। और बिल्कुल लास्ट टाइम पर अगर ऐसा होता तो ये दुख नहीं होता है, लेकिन खुशी थी पूरा टूर्नामेंट, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, आपकी प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट बैठी। ये बात आपने हमसे बोली थी, याद है कि इंडिया शायद बीट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल जीतेगी। आपकी प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट बैठी, और रात को आपका एसएमएस भी आया था कि देख लिए। पुष्पेंद्र जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इंडिया को? मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोंट वरी, ट्राई टू बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया टीम को क्या बोलना? ऑस्ट्रेलिया के तो यही कहेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रहती है नॉकआउट मैचों में, और वो बेस्ट करते आए हैं, उनके लिए गुड लक। चलिए, जाते से पहले एक और सवाल पूछ लेते हैं इन लोगों से कि इंडिया क्या ऐसा कर सकती है कि जो हमेशा वर्ल्ड कप से बेवफाई हो जाती है,
वो बेवफाई ना हो, इंडिया को उसका वर्ल्ड कप का प्यार मिल जाए? नहीं, देखिए मैंने इंडिया क्या कर सकती मैं है? शुरू में भी बताया आपको, और मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ कि जितने नॉकआउट मैच होते हैं, जो सेमीफाइनल है, फाइनल है, मेरे समझ से टीम को जिस भी टीम के साथ खेलना है उसके सारे बैट्समैन और बॉलर पे काम करना चाहिए कि बैटिंग मेरिट पे खेलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि उनका क्या वीक पॉइंट है, क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उस पर काम करके उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के खेलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत स्वराज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया क्या ऐसा कर सकती है कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल्स में कोलैप्स ना करे? वही अपने पीछे वाले मैच देखने हैं उन लोगों को, किस तरह डोमिनेट किया हमने, फिर लास्ट फाइनल कैसे हमसे चूक हुई है, क्या गलती हुई है, हमारा कौन सा बैट्समैन या हमारा कौन सा बॉलर जहाँ खिलाना था, जहाँ उनसे बॉलिंग करानी थी, शायद कुछ मिस्टेक हुई है, उससे कुछ सीखे। और लगता है मुझे इस टाइम की जो टीम है हमारी ICC टूर्नामेंट की सबसे बेटर टीम दिखाई दे रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। पूरे वर्ल्ड कप की भी कह रहे हैं, नहीं अभी तक हमारे इंडियन टीम में जितने भी प्लेयर आए हैं, वो जो जितनी टीम होती थी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इंडिया कर सकता है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आना होगा। एक्चुअली होता है क्या कि हम लोग लगातार जो मैच जीतते हैं ना, तो खुद से उम्मीद हो जाती है, जो क्रिकेटर्स है उनको खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हम लोग लगातार ये मैच हम लोग जीत लेंगे, ठीक है। तो होता है कि उसमें अगर 2-3 अगर विकेट गिर जाता है तो उससे वो लोग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो हमको एक अलग से हमको प्लानिंग करके आना होगा, जो पीछे जो गलती किए हैं उससे हमको सीखना होगा, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करें? ये तो बात है, बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने, लेकिन एक चीज़ है कि गेम में मनोवैज्ञानिक जो लाभ होता है वो लेना चाहिए। जैसा कि चर्चा में पूर्व में बातें हुई कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बार बार हम ये बात कहते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक लाभ लीजिए, जैसा कि हमने अश्विन और वर्नर या फिर स्मिथ का उदाहरण दिया। इन चीज़ों को सोच के जाना चाहिए। हम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा बॉलर सामने वाला मेरिट के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से इंडिया को अपना कॉम्बिनेशन रखना चाहिए था, विनिंग पे नहीं। हाँ, ये सोच के साथ जाना चाहिए। हमें विनिंग कॉम्बिनेशन को बाद में देखना चाहिए, पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा खिलाड़ी किस पर भारी है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, अपना राय रखें, और बहुत तो ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने अपना राय रखा, बताया कि इंडिया क्यों वर्ल्ड कप हार गई, कहाँ कमी रह गई थी, और इंडिया को अपना स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि अगला वर्ल्ड कप ऐसा ना हो। अगला वर्ल्ड कप T20 है, अभी अगले साल ही जून में है, तो उसमें इंडिया का क्या करे कि ये जो एक मायूसी की छाया जो इंडिया पे पड़ी हुई है वो अगला वर्ल्ड कप में टूट पड़े। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए, हर एक टॉपिक के लिए हम अपने मेहमान बुलाते रहेंगे, चाहे पॉलिटिकल टॉपिक हो, चाहे क्रिकेटिंग टॉपिक हो, या फिर कोई भी मुद्दा हो, उसमें हम अपने मेहमान बुलाते रहेंगे और ऐसे ही चर्चाएं करते रहेंगे। देखते रहिए सिद्दीक न्यूज़, सच का